तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। तो आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। वेरी गुड इवनिंग बेटा सानिया, और वेरी गुड इवनिंग बच्चा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ टू ड्रॉप्स ऑफ रेडियाई कैपिटल आर एंड आर बाय 2। और सबसे बड़ी बात ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके डीपीपी के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, आपको जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है ना, शीट मिलती है, उसके अंदर भी क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो उसके अंदर के भी क्वेश्चन आपके एटलीस्ट कुछ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ टू ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियाई कैपिटल आर एंड आर बाय 2। ठीक है, आपको क्या निकालना है? टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो निकालिए बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितनों को याद है? कितनों को याद है फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला किस किस को याद है? कितने बच्चों को याद है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। ओके, अमीना को याद है। और मैंने कल ट्रिक बताया था, बताया था नहीं बताया था? कल ट्रिक बताया था, उस ट्रिक से करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, इधर देखो मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या था। टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले तो लिखा है 2/9। सबसे पहले तो क्या लिखा है बच्चा? 2/9 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है? आर स्क्वायर जी अपॉन नीटा, आर स्क्वायर जी बाय नीटा। ठीक है, इनटू, फिर उसके बाद में क्या आएगा? डेंसिटी इसका क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्लियर है? ठीक है, ओके। Vt इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर जरा गौर करें, द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ टू ड्रॉप्स ऑफ रेडियाई आर एंड आर बाय 2। एक ड्रॉप ले ली जिसकी रेडियस कितनी है? आर है, और एक ड्रॉपलेट ले ली जिसकी रेडियस कितनी? आर बाय 2 है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है रेडियस से किस तरह से रिलेशन में है? प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है या नहीं? Vt इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है या नहीं? Vt प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है, Vt फॉर फर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर के लिए। Vt फॉर सेकंड, सेकंड की बात करें, सेकंड ड्रॉप की बात करें, तो उसके लिए आर बाय 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? सो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड निकालना क्या है? द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ टू ड्रॉप्स, फर्स्ट अपॉन सेकंड का रेशियो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 चला गया ऊपर। ऑप्शन नंबर डी, 4 इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सही आया ये जवाब? बताइए जल्दी। अमीना का जवाब सही आया है, बाकी और बच्चों का? आयुषी, अतिया, सान्या, देविका, याचना, दिव्यांशी, रिमझिम, बाकी लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। याचना का भी आ गया था डी, वेरी नाइस। चलिए राइट कीजिए इसको फास्टर, जल्दी से इसे राइट कर लीजिए बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। कोई दिक्कत वाली बात है क्या किसी को? जो लेट आने वाले बच्चे हैं वो भी राइट कर लीजिए इसे।
वेरी गुड आफ्टरनून बेटा पायल। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा, वेरी गुड आफ्टरनून। कर लिया? आगे बढ़े बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग कर्व्स which one shows the variation of the velocity v with time t for a small sized spherical body falling vertically in a long column of a viscous liquid? कौन सा ग्राफ सही होगा बताइए। सर मे बी डी। रिमझिम का जवाब है सी। ओके, और बताइए, जवाब दीजिए बच्चा, सभी लोगों के जवाब आने चाहिए बच्चा इस पे, इस क्वेश्चन पे सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। इस क्वेश्चन पे सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। वो क्या कह रहा है, फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग कर्व्स व्हिच वन शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी बी। वेलोसिटी में वेरिएशन का ग्राफ बनाना है विद टाइम टी फॉर ए स्मॉल साइज स्फेरिकल बॉडी। लास्ट क्लास में आपको बताया था स्फेरिकल टाइप की बॉडी दी थी, ठीक है, फॉलिंग वर्टिकली। भाई ये लिक्विड लिया था कल हमने, और ये जो बॉल थी वो वर्टिकली तो नीचे गिराई थी, और स्फेरिकल बॉल ही थी। कल वाले तो ग्राफ सेम ऑफ ए विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड के अंदर गिराया है। तो सिंपल सी बात है, जब किसी फ्लूइड के अंदर इस ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो शुरुआत में तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो शुरुआत में तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। शुरुआत में वेलोसिटी बढ़ने के बाद फिर बाद में क्या हो जाती है, कांस्टेंट। फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगती है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी है, टर्मिनल वेलोसिटी। वो कौन सी वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है। वो कौन सी वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी साथ नीचे गिरने लगती है, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है या नहीं, क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। करिए इसको बच्चा। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। स्क्रीन विजिबल नहीं है?
अब स्क्रीन विजिबल है बच्चों? ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, सबके क्लियरली विजिबल, अब तो कोई लैग नहीं आ रहा बेटा? ठीक है, ओके। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने था, जवाब दीजिए बच्चा, क्या किसी ने निकाला है इसका आंसर? गुड इवनिंग बेटा लावण्या, वेरी गुड इवनिंग। आप लेट जुड़े हो बेटा आज लावण्या। हाँ, लेट मत आया करो बच्चा, जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। फॉर्मूला है नॉर्मल, बस आपको तो वैल्यूज लगानी है, ठीक। आपको क्या क्या गिवन है वो मैं बता देता हूं आपको। गिवन जो है, स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको दे रखी है r इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁴। और क्या गिवन है, डेंसिटी दे रखी है बॉल की, यानी कि सिग्मा हमने लिया था ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को, वो कितना है 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कितना है मीटर में, ठीक है, यूनिट भी लिख लेते हैं साथ में। फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू ए डिस्टेंस h, डिस्टेंस h दे रखी है, h हाइट से ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, गिर रहा है। एंटरिंग अ टैंक ऑफ वाटर, यानी कि जैसे मान लीजिए ये पानी का टैंक है, तो पानी के टैंक में गिरने से पहले इसने क्या कर रखी है, h डिस्टेंस ट्रेवल की है, h डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। इफ आफ्टर एंटरिंग द वाटर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डज नॉट चेंज, भाई बॉल के अंदर गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, यानी कि यहाँ पर आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल चुकी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, तो आपको ये h ही निकालना है। और आपको दे रहे कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर, यानी कि नीटा आपको गिवन है 9.8 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ एक चीज है जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी, और वो कौन सी, कि डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई पानी के अंदर गिरा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बताया था। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया था तो उस वक्त ये भी बताया था कि रो क्या है, कितना होता है वाटर के लिए, जनरली वाटर के लिए जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। क्लियर है? चलिए, अब देखिएगा बच्चों, यहां देखिएगा बच्चों, आपको फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी लगाना है। फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, vt। सबसे पहले लिखा 2/9 r²g/मीटा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इज इट ओके और नॉट? बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। सो vt इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 2/9। r कितना है बच्चों, r है 3 × 10⁻⁻⁴, इसका स्क्वायर। g कितना है, g 9.8 है, इंटू सिग्मा माइनस रो, सिग्मा कितना है 10⁻⁴, माइनस रो कितना है 10⁻³ अपॉन नीटा कितना है, नीटा गिवन है 9.8 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। सर सब वैल्यू तो देगा ना, वीटी थोड़ा निकालना, निकालना तो हाइट है, निकालना तो हाइट है, निकालनी तो क्या है अपन को, हाइट है, सही बात है। तो इधर देखो, वी नो दैट कोई ऑब्जेक्ट यदि h हाइट से गिर रहा है, कोई फ्लूइड यदि h हाइट से
गिर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के गिरने के लिए जो ट्रेवल्ड हाइट होती है, जो वेलोसिटी होती है उसकी, ऊपर से गिरने वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो हम निकाल चुके हैं, √2gh। निकाल चुके हैं या नहीं ये बताइए। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं ना, 2gh, गिरते हुए फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो कितनी होती है, √2gh। तो टर्मिनल वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी से तो लिक्विड के अंदर गिरते ही वो उसी वेलोसिटी से जाना स्टार्ट हो गया, यानी कि लिक्विड के अंदर गिरने वाली वो वेलोसिटी कितनी थी, √2gh थी। सो √2gh इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2/9 इंटू 3 3 9 इंटू 10⁻⁻4, 4 का 8 हो जाएगा ना, 9.8 इंटू 10⁻4 माइनस 10⁻3 अपॉन कितना आ जाएगा, -6। 9.8 से 9.8 कट ही जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है, ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा। जो कैलकुलेशन हो सकती है उसको तो हाथ हाथ ही निपटा लो। -6 से -8 गया तो इंटू 10⁻²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 2gh, अंडर रूट हटेगा, इधर स्क्वायर लगेगा, 2 का तो 4 हो गया, ठीक है, 10⁻⁻4, 10⁻4 - 3 इसका स्क्वायर हो गया, 10⁻2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो गया, अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इस चैप्टर को अपन कर रहे हैं, इस टॉपिक को कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपन को निकालना है h इक्वल्स टू 2 से 4 काटा, 2 टाइम 2 इंटू 10⁻4, 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻4 माइनस 10⁻3 का होल स्क्वायर है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। 10⁻4 कितना होता है, 10⁻3 कॉमन ले लिया तो 3 का 6 आ गया, 10⁻6 कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 10 - 1 इसका स्क्वायर अपॉन, अपन तो कुछ अपन जी आ जाएगा 9.8, 9.8। क्लियर है, सॉल्व करें। h इक्वल्स टू 2 इंटू 9 9 या 81 इंटू 10⁻2 अपॉन 9.8, 162 इंटू 10⁻2 अपॉन अप्रोक्सीमेट 10 मान लें इसको, 9.8 की जगह अप्रोक्सीमेट क्या मान लें, 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो h इक्वल्स टू आ जाएगा, 10 कटा 1620 मीटर का डिस्टेंस, 1620 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है क्या, है क्या, नहीं है, क्लियर है। अब 9.8 लेना चाहो तो 9.8 लेके कर लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या आप सभी को समझ आ गया बच्चा। चलिए राइट कर लीजिए इसको, जल्दी से राइट करिए बच्चों से।
डन बच्चा, क्या सबने कर लिया बच्चों? कर लिया बेटा अमीना आपने? रिमझिम, लावण्या, खुर्शीदा, बेटा सबने राइट कर लिया इसको? ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं आज, और उस नए टॉपिक का नाम है बच्चा सरफेस टेंशन। बिल्कुल, आप लोगों के लिए इसमें नाम आ गया है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो नया टॉपिक लेने वाले हैं आज हम, और हमारा जो नया टॉपिक है इसका नाम है सरफेस टेंशन। क्या होती है सरफेस टेंशन, कैसे निकालते हैं हम सरफेस टेंशन को, कैसे करते हैं कैलकुलेट, ये क्या होती है? देखो बेटा, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है और एक बर्तन के अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है, एक बर्तन के अंदर भरा हुआ है। तो इसके अंदर इस जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को दो पार्ट में आप बांट सकते हैं। तो एक तो हो गई इसकी लेयर ऊपर वाली, इस फ्लूइड की एक तो क्या होगी, जैसे ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये तो होगी इसकी लेयर, और ये इनका अंदर का जो पार्ट है, इस अंदर के पार्ट को बोलते हैं बल्क। क्या बोलते हैं इसको? बल्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बल्क। और ये हो गई सरफेस, ये हो गई इसकी सरफेस। तो दो पार्ट है इसके अंदर, एक है सरफेस और एक है बल्क, दो पार्ट है। तो सरफेस टेंशन जो है ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड सरफेस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड सरफेस। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड सरफेस। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड सरफेस, फ्लूइड की सरफेस की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की सरफेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर ये क्या करता है, कोई भी फ्लूइड का जो सरफेस होता है वो हमेशा कम से कम सरफेस एरिया में रहने का ट्राई करता है। ठीक है, टू रिमेन्स इन मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, तो कोई भी जो फ्लूइड होता है वो हमेशा क्या चाहता है कि मैं सबसे कम से कम समय में रहूं। जैसे आप क्या करो, कोई पानी की बूंद को डालो जमीन पर, जैसे ये जमीन है, इस जमीन पर मैंने पानी की बूंद को डाला, तो आप देखोगे कि बूंद इस तरह से जम जाती है। क्यों? बूंद का जो शेप होता है ना, वो अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल रहता है। बूंद का जो शेप होता है ना, जो ड्रॉप होता है, जैसे मैंने वाटर ड्रॉप लिया है, वाटर ड्रॉपलेट का जो जनरली शेप होता है वो कैसा होता है बच्चा? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है बच्चा? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है वो? स्फेरिकल होता है। सर स्फेरिकल ही क्यों, कोई और शेप क्यों नहीं है? क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बन रहा? ट्रायंगल शेप में क्यों नहीं बना लिक्विड? बताओ क्यों, बताओ क्यों। जैसे मान लीजिए 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मैंने वाटर ले लिया, पानी ले लिया है। ठीक है, तो इससे ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है, आप जो स्ट्रक्चर लेनी है, आप ट्रायंगल बना लो, क्वाड्रिलेटरल बना लो, और स्फेयर बना लो, कोई सी भी स्ट्रक्चर बना लो, और फिर उनका क्या निकालो? एरिया निकालो। उनका क्या निकालो? एरिया निकालो।
इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो। सबसे कम एरिया किसका आएगा? सबसे कम एरिया आएगा बेटा स्फीयर का। यानी कि फिक्स वॉल्यूम के फ्लूइड को यदि अलग अलग शेपों के अंदर बनाया जाए तो सबसे लोएस्ट एरिया यदि किसी का आएगा तो वो आएगा स्फीयर का। किसका आएगा? स्फीयर का। इसी कारण पता चलता है, और हम देखते हैं कि जितने भी फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड हमेशा जनरली स्फेरिकल फॉर्मेट में होते हैं। पानी की बूंद भी गिरती है तो स्फीयर के फॉर्म में गिरती है। ठीक है, तो पानी यदि किसी जमीन पर रखा हुआ है, सरफेस पर है, तो सरफेस की बात की जा रही है। ठीक है, सरफेस की प्रॉपर्टी है, जब लिक्विड की सरफेस की बात की जा रही है तो उसकी प्रॉपर्टी है। तो उसके अंदर हमेशा जो लिक्विड होता है, लिक्विड क्या जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड हमेशा ये चाहता है कि मैं कम से कम एरिया क्या करूं? कवर करूं। कम से कम एरिया में अंदर क्या रहना चाहता है? वो रहना चाहता है। ठीक है, तो उसका कारण कौन है? उसका कारण है सरफेस टेंशन। इसी प्रॉपर्टी को, सरफेस की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन कहा जाता है। क्या यहां तक बात समझ आ गई बच्चा? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी आप ले सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेने के लिए आप क्या करो, जैसे बाजारों के अंदर या मेले के अंदर आपने देखा होगा एक वो बबल्स फुलाने का आता था, एक खिलौना, है ना, सोप बबल्स बनाते हो ना आप, सोप बबल्स। सोप बबल्स बनाते हो, सोप बबल्स के लिए आप क्या करते हो? एक रिंग रहती है, इसके अंदर एक हैंडल लगा हुआ रहता है, और इस रिंग को आप क्या करते हो? सोप के अंदर डिप करते हो, और सोप के अंदर डिप करने के बाद इसको निकालते हो, फूंक मारते हो फूंक फूंक मारते हो, उसमें से बहुत सारे बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा अपन एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं? एक धागे को पटक देते हैं। क्या कर देते हैं? धागे को पटक देते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया? सोप सोप बबल है, बना हुआ है बबल, इसके अंदर मैंने एक धागे को पटक दिया, और धागा बंधा हुआ धागा था, बिल्कुल सर्किल वाला शेप का धागा था एक। ठीक है, उस धागे को मैंने पटक दिया तो आडी टेढ़ी शेप में गिर जाएगा ये, हाँ या ना? और आडी टेढ़ी शेप में गिर जाने के बाद अब आप देखोगे सोप बबल ने इसको पकड़ लिया है। अब ना तो ये इधर गिर रहा ना इधर गिर रहा, सोप बबल के अंदर फंस गया है ये, फंस गया। अब मैंने क्या किया, ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले हिस्से के अंदर मैंने पिन चुबो दी। पिन चुभते ही ये वाला जो हिस्सा है, इसके बीच वाला, धागे के बीच वाला हिस्सा है, उसके अंदर का पानी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यानी कि जो बबल वाला हिस्सा था, बीच वाला हिस्सा, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जैसे ही वो टूटेगा, जैसे ही वो टूटेगा, टूटते ही आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो धागा है कैसा हो जाएगा? सर्किल शेप में आ जाएगा। धागा जो होगा वो किस शेप में आ जाएगा? सर्किल शेप में आ जाएगा। और जो वाटर है वो इस तरह से रह जाएगा, इसी हिस्से में, अंदर की तरफ नहीं रहेगा वाटर, इसी हिस्से में रह जाएगा। वाटर सिर्फ इसी हिस्से में रह जाएगा, इसी हिस्से में रह जाएगा, बीच वाले हिस्से से वाटर गायब हो जाएगा। तो सर जब बीच में बबल था तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, धागा ऐसे कैसे पड़ा था। पर जैसे ही बीच वाले हिस्से से बबल को फोड़ा गया तो अचानक से ये जो धागा है बिल्कुल सर्कल शेप में कैसे आ गया? बिल्कुल सर्कल शेप में कैसे आ गया? इसका मतलब यह है कि कई हद तक इस पर, इस बबल के इस धागे पर क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था। क्या लग रहा था? एक फोर्स लग रहा था, जो इसको मिनिमम से मिनिमम एरिया, यानी कि जो हमेशा जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड था वो हमेशा कहां जाने की सोच रहा था? वो हमेशा कम से कम एरिया को कवर करने की। जैसे ही बीच में से बबल फूटा, बबल फूटते ही पानी ने क्या सोचा कि अब मुझे यहाँ तो जाना है ही नहीं, तो मैं और एरिया कम करने की कोशिश करता हूं। तो एरिया कम करने की कोशिश में वाटर, जो बबल के वाटर के पार्टिकल्स जो थे, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स थे, वो फिर सरफेस की तरफ क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, बाहर की तरफ क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। और उस फोर्स के कारण ये उस धागे को वही शेप देते हैं जिसमें लिक्विड, जिसमें फ्लूइड क्या चाहता है? कम से कम एरिया कवर हो। तो कम से कम एरिया तो स्फेरिकल शेप में होता है, तो स्फेरिकल शेप देने की क्या की जाती है?
धागे को कोशिश की जाती है। तब आप देखोगे कि आड़ा टेढ़ा दिखने वाला धागा हमेशा किस शेप में आ जाएगा, एक सर्कुलर शेप के अंदर आ जाएगा, एक स्फेरिकल शेप के अंदर आ जाएगा। समझ आया नहीं आया, हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, ओके। तो ये है सरफेस टेंशन। सर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बूंद ले लेते हैं पानी, ठीक है। एक पानी की मैंने क्या ले ली, बूंद ले ली। इस पानी की बूंद में हमने एल लंबाई की एक इमेजिनरी लाइन खींची है, कहीं भी खींच लो, ठीक है। एल लंबाई की एक इमेजिनरी लाइन मैंने खींच दी, एल लंबाई की एक इमेजिनरी लाइन मैंने खींच दी। अब एरिया कम करने की कोशिश में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो इधर वाले लिक्विड को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना? और ये वाला जो हिस्सा है वो इधर वाले लिक्विड को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जिससे क्या होगा, कम से कम एरिया क्या किया जा सके, कवर किया जा सके। तो हमेशा जो कोई भी लिक्विड होता है, कोई भी फ्लूइड होता है, वो चाहता यही है कि मैं कम से कम एरिया को क्या करूं, कवर करूं। दोनों एक दूसरे की तरफ क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, हाँ या ना? फोर्स लगाएंगे तो सीधी सी बात है, इसका मतलब यदि इस स्क्रीन की बात करो, इस लेंथ की बात करो, इस एल लंबाई की मैं बात करूं, तो एल लंबाई का जो भाग है, ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने मानी है, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला हिस्सा इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला हिस्सा इधर फोर्स लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा? जिससे क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स लगेगा, ये कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, परपेंडिकुलर फोर्स है। सो सरफेस टेंशन इज ए perpendicular force, surface tension is a perpendicular force on a imaginary length, on a imaginary length, on a imaginary length, ठीक है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और इमेजिनरी यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में तो सरफेस टेंशन को एस से डिनोट कर सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर फोर्स है अपॉन एल, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एल, यही क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। तो अपन कह सकते हैं यूनिट लेंथ पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है, ठीक है। यूनिट लेंथ पर किसी लिक्विड के अंदर, किसी फ्लूइड की यूनिट लेंथ पर, यूनिट इमेजिनरी लेंथ पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहलाता है बेटा, सरफेस टेंशन कहलाता है। सर यूनिट क्या होगी सरफेस टेंशन की, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है बच्चा, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर। क्या समझ आया नहीं आया? बिल्कुल सही है। सर डायमेंशन क्या होगी, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन फोर्स की कितनी है, m1 l1 t-2 अपॉन लेंथ की क्या हो जाएगी बेटा, l1, तो कितनी आ जाएगी, m1 l0 t-2, ये आ जाएगी डायमेंशन। सरफेस टेंशन की क्या आ जाएगी बेटा, डायमेंशन आ जाएगी। बिल्कुल 10-2 बिल्कुल करेक्ट है, 10-2। अमीना का जवाब बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल बेटा। समझ में आया? टेंशन को कई बार टी से भी डिनोट कर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। जनरली तो टेंशन को टी से डिनोट किया जाता है, पर सरफेस टेंशन है तो सरफेस टेंशन को एस से डिनोट करते हैं जनरली। नॉर्मली यदि बात की जाती है ना टेंशन की, खिंचाव वाले बल की, ठीक भाई, स्ट्रेचिंग वाले फोर्स की बात की जाती है,
तो वहां पर टेंशन को टी से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर टेंशन को किससे डिनोट किया जाता है, सरफेस टेंशन है, इसलिए सरफेस टेंशन को किससे डिनोट किया बेटा, एस से डिनोट किया गया है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, चलिए बच्चा, आज की क्लास को करेंगे यही समाप्त। ठीक है, थोड़ा सा लो फील होने के कारण आपकी क्लास का जो समय है वो आज बहुत कम दे पाया हूं। बाकी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।